Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 2 which is era of one party dominance and this is the fourth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले 3 जनरल इलेक्शंस जो हुए इंडिया में उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेंस किया था अपना। आज हम लोग देखेंगे कि उस डोमिनेंस का नेचर क्या था। तो आज की टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। शुरू के पीरियड में जो कांग्रेस का एक डोमिनेंस बना रहा इंडियन पॉलिटिक्स में, उसका नेचर किस प्रकार का था, वो किस प्रकृति की थी, इसको हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि मैनी कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट हैव वन पार्टी और मिलिट्री रूल। उस समय बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के बाद अपने कंट्री में डेमोक्रेसी को नहीं अपना करके वहाँ पर डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल को अपनाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि डेमोक्रेसी जो है वो डाइवर्सिटी पे निर्भर करती है और डाइवर्सिटी को बढ़ाती है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाए। तो ये डर कहीं ना कहीं उस समय इन सारी कंट्रियों का रहा और एक तरह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया विद द डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी वो नहीं अपना सकते क्योंकि उनके यहाँ भी डाइवर्सिटी है और उनको इस बात का डर है कि कहीं देश का डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए डेमोक्रेसी अपनाने पर। तो डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वाज इंश्योर्ड इन दिस कंट्री बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी। इन कंट्री ने मिलिट्री रूल या वन पार्टी रूल को इसलिए अपनाया क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर था और उन्होंने डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। The dominance of Congress party in India was different because it was happened under democratic conditions. लेकिन यहाँ पर जो एक पार्टी का डोमिनेंस रहा शुरू के 3 इलेक्शंस तक, हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी डोमिनेट की इंडियन पॉलिटिक्स को, तो उसका एक आधार ये था कि कांग्रेस जो थी वो ऐसा नहीं था कि मिलिट्री रूल कर रही थी या वन पार्टी रूल को अपना रही थी, वो डेमोक्रेसी ही थी इंडिया में। लेकिन वहाँ पर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो रहे थे, बट उन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपना डोमिनेंस बनाने में कामयाब थी। तो द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया वाज डिफरेंट। इन सभी देशों की जो वन पार्टी रूल थी और मिलिट्री रूल था उससे डिफरेंट था इंडिया का डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेमोक्रेसी अपनाई गई थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी जो थी वो वन पार्टी को सपोर्ट कर रही थी, यानी कि कांग्रेस के डोमिनेंस को बता रही थी। तो दिस हैपेंड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस डेमोक्रेटिक थे, लेकिन फिर भी इन सब कंडीशंस के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने डोमिनेंस को कायम रखने में कामयाब थी। Many party contested election in free and fair condition, but Congress managed to win election after election. बहुत सारी पार्टियां थीं उस समय और वो भी इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स खड़ी कर रही थी, वो भी प्रचार करती थी, सारी प्रक्रिया डेमोक्रेटिक ढंग से होती थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी और एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन लगातार जीतती जा रही थी। The root of this extraordinary success of the Congress go back to the legacy of the freedom struggle. जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि ये और कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी को जो फ्रीडम से लेगेसी मिली हुई थी वो वर्क कर रही थी। फ्रीडम में जो लीडर्स उस समय थे, फ्रीडम फाइट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो लीडर्स, वही अब कांग्रेस के सदस्य भी थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो इलेक्शंस लड़ रहे थे। तो नेचुरली उनकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडियंस का था कि इन्होंने बहुत अच्छे नेता हैं ये और इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में,
इसलिए जब तक ये एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं तब तक इनके अलावा किसी और को कैसे हम लोग वोट कर सकते हैं, ये इतने महान नेता हैं। तो ऐसा एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडियंस के अंदर था इन फ्रीडम फाइटर के लीडर्स के लिए, और ये स्वाभाविक भी था क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया था अंग्रेज़ों के साथ और तब जा कर के कहीं आज़ादी हम लोगों को मिल पाई थी। तो इंडियंस का ये एक इमोशंस जो जुड़ा हुआ था इन लीडर्स के साथ, ये होना नेचुरल भी था, स्वाभाविक भी था, क्योंकि वो देख रहे थे कि इनके जैसे कोई और लीडर्स सामने नहीं दिख रहे थे। तो एक लेगेसी जो फ्रीडम फाइट की थी वो कांग्रेस के पक्ष में थी, और यही एक एडवांटेज था कांग्रेस को कि वो अन्य पार्टी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सीटों से जीतकर इलेक्शन दर इलेक्शन आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस वॉज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ये माना जाता था कि जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा, फ्रीडम नेशनल मूवमेंट जो रहा, उसकी का एडवांटेज हमेशा कांग्रेस के फेवर में रहा इन 3 इलेक्शंस तक, क्योंकि वही सारे लीडर्स अब कांग्रेस के तरफ से इलेक्शंस में खड़े हो रहे थे। तो नेचुरल था कि लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई थी और लोग उनको वोट डाल रहे थे। Many leaders of freedom struggle were contesting election as the Congress candidate। जैसे कि मैंने बताया कि वो सारे कैंडिडेट्स अब कैंडिडेट्स के रूप में थे कांग्रेस के, जो फ्रीडम स्ट्रगल के समय फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। वो सारे नेता अब कांग्रेस के कैंडिडेट्स के रूप में खड़े हो रहे थे। तो निश्चित रूप से उनको तो वोट मिलना ही था, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं थी, और लोग स्वेच्छा से दे रहे थे। लोग उनसे इतने प्रभावित थे, उनके काम से, उनके स्ट्रगल से इतने प्रभावित थे कि उनका ये मानना था कि इनसे अच्छे लीडर्स हमको नहीं मिलेंगे, और इसलिए उनको जनता भी, सिटीजन्स भी प्रमोट कर रहे थे कि वो आगे आएँ और देश को के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। Many optional parties were formed only around the independence or after that। बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज थे या तो इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले बने थे या इंडिपेंडेंस के बाद उनका जन्म हुआ, यानी फॉर्मेशन हुआ उनका। तो अपोजिशन पार्टीज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी पहले की, जिसको देखकर उनको सिटीजन्स वोट करें, और ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, जैसा कि हम आगे देखेंगे कि उन पार्टीज़ के पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी जो डिफरेंस पैदा करे कांग्रेस और उनमें, और जिसको लेकर लोग उनकी तरफ भागे वोट लेकर। तो ऐसी स्थिति कहीं बन नहीं रही थी कांग्रेस के खिलाफ। तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्यों ये स्थिति नहीं बन रही थी। तो कांग्रेस पार्टी स्प्रेड अराउंड द कंट्री ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बाद कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ गया और गांव-गांव तक लोग कांग्रेस के साथ जुड़ने लगे। तो कांग्रेस पार्टी स्प्रेड अराउंड द कंट्री ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो ये इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल जब चल रहा था, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसमें खास एक अहम रोल अदा किया कि जब वो लॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, तो वो मूवमेंट गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचा और लोग उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गए। तो इसका दायरा जो है कांग्रेस पार्टी का, वो पूरे देश में फैल गया आफ्टर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। द नेचर ऑफ द पार्टी वॉज ऑल इंक्लूसिव। कांग्रेस पार्टी का जो नेचर था वो ऑल इंक्लूसिव था। ऑल इंक्लूसिव मतलब सर्व समावेशी, यानी सबको उसमें समाहित करने वाला, सबको उसमें इंक्लूड करने वाला, ऐसा नेचर था कांग्रेस का। वो ना तो लेफ्ट की ओर ट्रीट होती थी, ना तो राइट की तरफ झुकती थी। तो उसकी जो पॉलिसीज थी उसमें सारा कुछ इंक्लूसिव था, और वो सारे अच्छे लीडर्स को चाहती थी कि वो कांग्रेस में आ जाएं। उनकी ऐसा नेचर था कांग्रेस का। तो वो नेचुरली एक ऑल इंक्लूसिव नेचर की थी, यानी सबको अपने अंदर समाहित करने वाली थी। These factors contribute to the dominance of the कांग्रेस पार्टी। और यही सब कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट 3 इलेक्शंस जो कांग्रेस डोमिनेट की, वो उसमें एक अहम रोल इन 3 इलेक्शंस तक कायम रहा कांग्रेस का। उसके बाद अब विपक्षी पार्टियां भी धीरे धीरे पुरानी होती गईं, और
कांग्रेस भी पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। जो नेता फ्रीडम फाइटर्स थे, जो फ्रीडम फाइट के दौरान लीडर्स थे, वो धीरे धीरे एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर होते गए और कांग्रेस के नेचर में भी धीरे धीरे परिवर्तन आया। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।